हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके लिए आपको ये वीडियो जो है वो एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस जो है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ जो है ये आपको आगे जाके बहुत काम में आने वाला है। तो ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस जो है ये क्या होता है? रेजिस्टेंस जिसका सिंबल है आर, आर इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। हमने करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ये एक वीडियो बना था उसमें आपने पढ़ा होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। अब देखिए व्हेन द कंडक्टर कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन्स, हाँ कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। अब पहली डायग्राम जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या है? रैंडम मोशन है बच्चों, क्योंकि इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ है। अब दूसरी डायग्राम जो है उसके नीचे बी डायग्राम, यहाँ पे क्या है? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जाता है, यानी कि इस कंडक्टर को सेल से अटैच किया जाता है, तो वहां पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दो एंड में अप्लाई हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने की वजह से कंडक्टर पे पॉजिटिव और निगेटिव जो है वो यहाँ पे तैयार होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेल के निगेटिव टर्मिनल से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होते हैं। इसका अर्थ क्या है? द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल जो है इसे लोअर पोटेंशियल कहा जाता है और पॉजिटिव एंड जो है वो हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो इट कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर। यहाँ पे एक देखिए, ये सपोज दिस इज द कंडक्टर। अब ये एक कंडक्टर है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्लो होते हैं। तब कंडक्टर जो है, कंडक्टर कोई हॉलो स्ट्रक्चर नहीं है। कंडक्टर जैसे यहाँ पे मैंने पाइप के जैसे स्ट्रक्चर निकाला है, ऐसा कंडक्टर हॉलो नहीं होता है। वी नो दैट कंडक्टर मीन्स वायर, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ये जो वायर है वो सॉलिड होती है। वायर क्या होती है? सॉलिड होती है। कंडक्टर इज सॉलिड, नॉट अ हॉलो। कंडक्टर इज सॉलिड। अब देखिए पानी, जिस पाइप, अगर हम किसी पाइप को नल से जोड़ देते तो उसमें से पानी बह के बाहर आता है, बराबर है। तो जब पानी बहता है तो क्यों बहता है? तो क्योंकि उसके अंदर पाइप जो है वो हॉलो होता है। लेकिन हमारा कंडक्टर क्या है? सॉलिड है। इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। उसके अंदर क्या है? एटम्स है। तो एटम्स में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, बराबर है। इस तरह से ये जो है कंडक्टर है, उसके अंदर एटम्स है और उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी है, बराबर है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है। दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एटम में से निकल के बाहर आते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको मूव होना है। यहाँ से क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है मूव होते हैं जब इसको हम क्या अप्लाई करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है निगेटिव से पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे सॉलिड्स, हॉलो स्ट्रक्चर नहीं, द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स ऑन द आयंस एंड अदर एटम्स। तो इसके अंदर जो आयंस है और बाकी एटम्स है उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है? टक्कर हो जाती है। दे कोलाइड्स विद ईच अदर एंड ड्यू टू द कोलिजन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। कोलिजन की वजह से उसकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है एंड इट कैन कॉजेज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या हो जाता है? यहाँ पे प्रतिरोध हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यहाँ पे बाधा पहुंचती है कि इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं पहुंच पाते, तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है यहाँ से ऐसे ऐसे निकलना पड़ता है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स इसको स्ट्राइक होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की जो गति है, जो फ्लो है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या हो जाता है? अपोजिशन हो जाता है, उसमें बाधा आती है। और दिस हाइंड्रेंस और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। और यही प्रतिरोध जो है जिसका इलेक्ट्रिक करंट को होता है, इसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं।
अब इस रेजिस्टेंस को हम मेजर करना है, रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है, कौन से कंडक्टर का रेजिस्टेंस, तो हमें क्या करना है, वहां पे बाधा कितनी है ये समझ में लेना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ हाइंड्रेंस और opposition to the flow of इलेक्ट्रिक करंट। आ गए, तो इलेक्ट्रिक करंट को कितनी बाधा पहुंचती है उसका मेजरमेंट जो है इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ के बारे में। तो ओहम्स लॉ जो है, ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस को ही पढ़ा गया है। एक साइंटिस्ट है जॉर्ज साइमन ओहम, क्या है, जॉर्ज साइमन ओहम। जॉर्ज साइमन ओहम जो साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट ने क्या किया है, दिस साइंटिस्ट मेक अ लॉ टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर जो है इसमें रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस को आपको समझ में आएगा। तो रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करना है, तो इसको मेजर करने के लिए ये एक लॉ जो है इन साइंटिस्ट ने बनाया है और इसी लॉ को कहते हैं ओम्स लॉ। उनके नाम से ही इस लॉ को जाना जाता है। अब ओम्स लॉ में क्या बताया है, ओम्स लॉ गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड। कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इस इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके बीच में रिलेशनशिप इसने बताई है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे फ्लो होता है, यहाँ पे जो है पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इस इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यहाँ पे एक रिलेशन बताया है। तो वो रिलेशन क्या है, तो आप इस लॉ को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स द कांस्टेंट, then the electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied between its end। आ गया समझ में। If the physical condition of the conductor, यानी कि कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट है तो तब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो आए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। कब, ये कब होगा, जब फिजिकल स्टेट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो फिजिकल स्टेट इसका अर्थ क्या होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर यानी कि द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ जो है, अगर 1 मीटर का कंडक्टर है तो वो 1 मीटर ही रहेगा। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका अर्थ क्या है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की थिकनेस कितनी है, जो ये जो है इसका जितना डायमीटर होगा उससे हम इसका एरिया पता कर सकते हैं, उसका थिकनेस कितना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए। देन टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल यानी कि वो कंडक्टर कौन से मटेरियल से बना है, टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ विच द कंडक्टर इज मेड अप ऑफ, अगर ये कॉपर से बना है या एल्यूमिनियम से बना है, या जो भी कंडक्टर मेटल से, कोई भी मेटल से वो बना हुआ हो सकता है, तो वो मेटल ही क्या होना चाहिए, एक ही मेटल होना चाहिए, उसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, उसका लेंथ भी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये सब फिजिकल स्टेट जो है अगर कांस्टेंट है तो उस समय क्या रहता है, इलेक्ट्रिक करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V। आ गया समझ में। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू अगर इसको निकालना है तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू K इंटू V, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो K क्या है, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1 अपॉन K इज इक्वल टू V। अब ये K को हम इस साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन K इज इक्वल टू V। तो
यहाँ पे जो है 1/k इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो आर क्या है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/k इज इक्वल टू आर, देयरफॉर आई आर इज इक्वल टू वी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू द रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, और R इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन I। These are the three important equations which are used in the to solve the numerical problems। ये जो लॉ है ओहम्स लॉ, इस पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस साल, अगले साल, और जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तब तक ओहम्स लॉ आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। तो इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक ऐसी है, इस लॉ को कैसे याद रखना है, यानी कि इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है। यहाँ पे ऐसा मैंने y बना दिया, आ गया समझ में। तो यहाँ लिख दिया मैंने I यानी इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ लिख दिया मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस R। अब ये चक्र आपको पता है तो आप ये तीनों फार्मूले याद कर सकते हैं। अब देखिए I को आपको यहाँ पे हमने हाइड कर दिया, I इज इक्वल टू V अपॉन R, आ गए बराबर। अब हम V को हाइड करते तो V इज इक्वल टू I इंटू R, आ गए बराबर। अब R को जो है हम ये कर सकते, तो यहाँ पे हमें मिलता है V अपॉन I। तो ये फार्मूला जो है एक ही समय पे हमें पता चलता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ओहम्स लॉ। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, then the current I flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied between the two ends। आ गया समझ में। तो दिस इज द ओम्स लॉ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे। यूनिट जो है रेजिस्टेंस का यूनिट, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, यहाँ पे अब मैं भूल गया तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब हमें निकालना है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है जिसका सिंबल R है उसका हमें SI यूनिट निकालना है। तो अब यहाँ पे V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट। और I इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। आ गया समझ में। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। बट ये जो ओहम्स लॉ जो है जिससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते, इस ओहम्स लॉ को डिस्कवर किया है जॉर्ज साइमन ओहम। तो उनके नाम से उनको सम्मान के लिए उस सम्मान में रेजिस्टेंस का यूनिट रखा है ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रखा है, ओहम। तो ओहम का अर्थ क्या है, ओहम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब देखिए अगर रेजिस्टेंस 1 ओहम है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट होगा 1 एम्पियर। इसका अर्थ क्या है, अगर 1 एम्पियर करंट कंडक्टर से फ्लो होता है और उसको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट अप्लाई किया है, तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओहम। तो 1 ओहम रेजिस्टेंस जो कब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओहम। तो 1 ओहम की डेफिनेशन क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम इफ 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flows through the conductor when potential difference of 1 volt is applied between its two ends, then the resistance is 1 ohm। इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओहम यहां पे होगा। मैं आशा करता हूं आपको ओहम्स लॉ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। आ गया समझ में। थैंक यू।